इंडोक्राइन अंतःस्रावी। गुड मॉर्निंग सब लोग को। सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू। देखो हमको खांसी सर्दी हो गया है, आप लोग भी भाई बच के रहिए। हाँ, मेरा आवाज भारी भारी लग रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक समझाए थे हम आपको। चलिए अब आगे थोड़ा बता देते हैं। ये आप बताइए, बहिर्स्रावी ग्रंथि जो थी उससे क्या निकला था? इससे निकला था एंजाइम। क्या निकला था? एंजाइम। और ये ब्लड के टच में नहीं था, ब्लड के टच में नहीं था। इसमें कई सारे एंजाइम थे, जैसे जितने भी आज एंजाइम पाचन के लिए थे वो बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकले हुए थे। अगर आप मोम बनाने वाले सेरुमीन ग्रंथि को देखेंगे, सेरुमीन ग्रंथि क्या करती है? कान के अंदर मोम बनाती है। सेरुमीन ग्रंथि कान के अंदर मोम बनाती है। आप अगर देखेंगे ये मोमीबियन ग्रंथि, मोमीबियन ग्रंथि आंसू बनाती है। लेक्राइमल लेक्राइमल ग्रंथि ये आंसू में क्या मिला देता है? लाइसोजाइम एंजाइम मिला देता है, जिस वजह से वो कीटाणुओं को क्या कर देता है? मार देता है। हो गया। एक आदमी कह रहा है कि सर मेरा पुराना मोबाइल खराब हो गया, अब ऐप नया वाले में काम नहीं कर रहा है। बेवकूफ़ कहीं का। ए, मोबाइल चेंज होने पे तो काम करेगा ही। उस सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करिएगा तब ना होगा। पता चला पुराने वाले में ईमेल आईडी दूसरा था, नए वाले में दूसरा है। हाँ, सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे, एक मोबाइल एक ही बार चलेगा। और अगर होशियारी की है, किसी दूसरे को अपना ईमेल आईडी वगैरह दिए हैं, बस उसी को सेव कर लेगा। इसलिए दूसरे को कभी शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो जाइएगा चिल्लाते रह जाइएगा। देखिए, ये तो भाई बहिर्स्रावी ग्रंथि थी। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकला था? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकला था हार्मोन। क्या निकला? हार्मोन निकला था। और ये किस में टच में हो जाता है? ब्लड से आके टच में हो जाता है। ब्लड में क्या हो जाता है? टच में हो जाता है। हार्मोन हम कई टाइप के बता दिए थे आपको, हार्मोन। चलिए आंसर देते चलिएगा। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये बताइए, इसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का, इसे हम क्या कहेंगे? मास्टर ग्लैंड कहेंगे या ग्रैंडफादर कहेंगे? मास्टर ग्लैंड कहते हैं या ग्रैंडफादर? आप फटाफट बताइए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं या ग्रैंडफादर कहेंगे? ग्रैंडफादर कहते हैं हम लोग। अब मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तीसरा देखिएगा, पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से क्या निकलता है? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। अब आप बताइए भाई, मेलाटोनिन हार्मोन जो है, मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? आंसर दीजिए फटाफट। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? मेलाटोनिन हार्मोन क्या करेगा? नींद लाएगा। वेरी गुड। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? नींद लाता है। देखिए, थायराइड जो होता है इससे क्या निकलता है? थायरॉक्सिन है, ये बीपी को क्या कर देता है? कम कर देता है। ये साइज में सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है, साइज के हिसाब से सबसे बड़ी है ये। पैराथायराइड की खासियत क्या है? कि ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से क्या रहती है? बाहर रहती है। पीयूष ग्रंथि का इस पर नियंत्रण नहीं रहता है। इसके आगे भी बता दिए थे। सीने में कौन सी? वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? आंसर दीजिएगा। थोरेसिक कैविटी में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी में थाइमस। वेरी गुड। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो 15 साल की उम्र के बाद काम नहीं करता है। थाइमस ग्लैंड का मेन काम क्या होता है? वो प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये 15 साल की जब उम्र हो जाती है तो इससे ज़्यादा, इसके बाद वो काम करना छोड़ देता है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए तो ये आप छठा नंबर भी समझ में आ गया होगा आपको, थाइमस। इसलिए छोटा बच्चा को देखेंगे ना, वो खाना पीना नहीं भी खाता है तो बहुत फुर्तीला रहता है, और हम लोग के अंदर थाइमस ग्लैंड काम नहीं करता है। इसके और आगे बताए थे, किडनी के ऊपर कौन सा बताए थे आप लोग को? पारा एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल। इसे हिंदी में क्या कहा गया था? अधिवृक्क,
अधिवृक्क। ये ससुरा क्या करता है, बीपी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ा देता है। इसे फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या था भाई, इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी के वक्त में निकलता है, लड़ाई वगैरह होने वाला रहेगा ना तो अचानक देखेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है। बीख में मारिएगा किसी को तो भयानक चोट लगता है, ऐसे में ज़्यादा चोट नहीं लगता है। यहाँ तक समझा दिए थे ना, अब आगे बढ़ना है। हाँ, आपके दिमाग में तो होना चाहिए, दिमाग में 3 ग्लैंड याद रखेंगे आप लोग। हाइपोथैलेमस दादा है, पिट्यूटरी ग्लैंड बाबूजी ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। पिनियल ग्रंथि नींद लाता है, घोड़ा को सबसे ज़्यादा नींद आता है, कुत्ता में ये नहीं होता है, कुत्ता को नींद नहीं आता है। छोटे बच्चे में ज़्यादा एक्टिव रहता है, बड़े लोगों में धीरे धीरे घटने लगता है। इसे हम बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कह रहा है एक तो लड़का सा ठंडा लग रहा है। हाँ बाबू, बुढ़ौती में ठंडा बड़ी तेज लगता है। देख रहा, खांसी हो गया हमको। सर्दी खांसी होने के बाद सबसे खराब बीमारी रहता है, नाक बहने लगता है, फिर दिमाग काम करना छोड़ देता है। चलिए अब आगे हम आपको समझाते हैं। यहाँ तक हम आपको बॉडी में ग्रंथियों के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। बताए थे कि नहीं बताए थे, आप बताइए मित्रों, बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। इमेज कहाँ गया जी ग्रंथि वाला, ग्रंथि कहाँ बताए थे हम इसमें। हाँ, समझा दिए थे ना बाबू आप लोगों को ग्रंथि के बारे में, ग्लैंड कहाँ कहाँ होते हैं सब। चलिए आगे बताते हैं। देखिए बाबू, आगे बढ़ जाए ना। आगे देखिए, ये हमारा ब्रेन में 3 ग्लैंड हो गया। ये वाला आपका कौन सा हो गया, थायराइड और पाराथायराइड। ये क्या हो गया, थाइमस। ये हो गया आपका अधिवृक्क। क्या हो गया, अधिवृक्क। अब हम चलते हैं गोनाड ग्लैंड के बारे में। कौन सा ग्लैंड, गोनाड ग्लैंड, ध्यान से समझिएगा। गोनाड ग्लैंड, गोनाड ग्लैंड किसे कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि। अब आप बताइए भाई, जनन ग्रंथि तो 2 टाइप की होगी ना, मेल होगी और फीमेल होगी, मेल और फीमेल, मेल और इधर क्या हो गया, फीमेल हो जाएगा, 2 अलग अलग हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेल में बताइए तो जनन ग्रंथि कौन सी थी, टेस्टिस होगी। क्या होगा, टेस्टिस। फीमेल में क्या होगी, ओवरी, फीमेल में ओवरी। अब आप एक बात पे कंफ्यूज हो जाइएगा, किस बात पे कंफ्यूज होंगे। देखिए एक बेवकूफ मोबाइल में कम यहाँ कर रहा है, किसी लड़के किसी अच्छे जानकार को मोहल्ले में मिल के कर लो ना, देखो ना उसको क्या प्रॉब्लम है, मोबाइल चेंज किया हुआ है उसका, खुल नहीं रहा है। अब बेवकूफ लंबा सा कमेंट कर रहा हो, एक से एक है सब यहाँ पर। बाबू एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, दुनिया का जो भी चीज़ आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं ना, वो आपके मोबाइल नंबर से नहीं चलता है, वो ईमेल आईडी पे होता है। क्यों जी, सबका तो ये ईमेल आईडी पे ही है, कोई ना कोई रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। वो चेंज किया है फ़ोन, उसका खुल ही नहीं रहा है, तो अब हम आपको ले आके समझाएंगे। अरे बेवकूफ़, जाके किसी जानकार से मिल लो और मोहल्ला वगैरह में उससे कहिए ये वाला मोबाइल था, इसमें डाउनलोड कर दीजिए इसको। आगे देखिए, यहाँ पर मेल में क्या हो गया, टेस्टिस। अब आप एक चीज़ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे टेस्टिस से तो निकलता है स्पर्म, टेस्टिस से सबको पता है क्या निकलेगा, स्पर्म निकलता है, शुक्राणु, ये पढ़ा दिए आपको स्पर्म। और स्पर्म तो ब्लड से टच में नहीं रहता है, और जब ब्लड से टच में नहीं रहेगा तो ये बहिर्स्रावी ग्रंथि कहलाएगा। अरे भाई साहब एक बात बताइए, बहिर्स्रावी ग्रंथि के लिए केवल यही शर्त थोड़ी है कि वो ब्लड से टच नहीं होना चाहिए, वो एंजाइम भी तो होना चाहिए ना। बहिर्स्रावी की पहचान क्या है, वो एंजाइम भी होना चाहिए। तो स्पर्म कोई एंजाइम थोड़ी है और ओभम कोई एंजाइम थोड़ी है। ये अलग बात है कि ना ओभम फीमेल का, ओभम भी ब्लड से टच में नहीं रहता है,
और मेल का स्पर्म भी ब्लड से टच में नहीं रहता है। लेकिन इस आधार पर कि वो ब्लड से टच में नहीं है, हम उसे बहिर्स्रावी ग्रंथि थोड़ी बोल देंगे। हमें देखना है एंजाइम निकला कि नहीं निकला। तो आप देखिए, इससे एक हार्मोन निकलता है। टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन का नाम बता सकते हैं आप लोग? टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन का नाम? टेस्टोस्टेरोन, वेरी गुड। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, वेरी गुड। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो ब्लड से मिल जाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? ब्लड से मिल जाता है, इसलिए पूरे शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? क्या तो जिस वजह से ये क्या है? अंतःस्रावी है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये अंतःस्रावी है। अब फीमेल में ओवरी में तो तीन तीन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है प्रोटेक्शन देता है बच्चे को। एस्ट्रोजन जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मदद करता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। तो इसमें तो भैया स्पर्म था, इसमें अगर देखेंगे तो एस्ट्रोजन मिलेगा आपको, प्रोजेस्टेरोन मिलेगा आपको, रिलैक्सिन मिलेगा आपको। ये तीनों के तीनों हार्मोन हैं, जिस वजह से जो गोनाड ग्लैंड है, गोनाड ग्लैंड जिन्हें हम जनन ग्रंथि कहते हैं, याद रखिएगा बाबू, ये जनन ग्रंथि पूछता है। ये टेक्निकल टर्म याद रखिए, गोनाड ग्लैंड। ये एक तरह का अंतःस्रावी हार्मोन है, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इससे निकलता है क्या चीज? हार्मोन। और स्पर्म जो है वो हार्मोन भी नहीं है और ना ही स्पर्म कोई एंजाइम है। स्पर्म एक तरह का सेल है, एक कोशिका है, जो अगर ओवम से मिल गया तो एक नए शरीर का निर्माण कर देगा। इतना कंफर्म हो गया आप लोग को? वरना कई लड़के तो स्पर्म, टेस्टिस का केवल स्पर्म समझ जाते कि नहीं भैया इसको कहाँ मार देना यहाँ पर। अब यहाँ पूछता है जितने भी हार्मोन हैं, बाबू आप ध्यान से इस बात को समझिए, जितने हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे शरीर में जितने हार्मोन हैं वो सब प्रोटीन के बने हैं, और प्रोटीन अगर नहीं रहेगा तो हार्मोन नहीं बनेंगे। लेकिन जो गोनाड ग्लैंड होते हैं, जो सेक्स हार्मोन बनाते हैं, वो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, बल्कि वो प्रोटीन से एक अलग टाइप का होता है। वो भी प्रोटीन की तरह होता है, अच्छे भोजन में मिलता है, जिसे कहते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड के बने होते हैं। जितने जनन हार्मोन होते हैं ये क्या प्रोटीन के बने होते हैं? नहीं। दुनिया में जो भी चीज, जो भी हार्मोन है वो सब प्रोटीन का है। लेकिन एकमात्र हार्मोन यानी गोनाड ग्लैंड से निकलने वाला सेक्स हार्मोन, जनन ग्रंथि से निकलने वाला, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टिन हो या रिलैक्सिन हो, वो प्रोटीन से नहीं मिलकर बनता है। वो किससे मिलकर बनता है? एस्टेरॉइड से। एस्टेरॉइड किससे मिलेगा भाई? तो जितने भी ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, काजू किशमिश गरी छुहारा, इस सब में, तो उस सब में ये हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। इसलिए देखिए, किसी महिला का डिलीवरी होगा तो उसको अच्छा अच्छा चीज़ दिया जाता है खाने के लिए। देहात में तो बोला जाता है अछवानी। क्या बोला जाता है जी? ए, अछवानी है ना बोला जाता है जिसका डिलीवरी होता है, तो अछवानी वगैरह खाने को दिया जाता है वहाँ पे। शहर वैसे अब सीबीएसई वाला पता नहीं कौन चीज करता होगा उसको, सीबीएसई वाला को अछवानी पते नहीं है वो सबको। सब जाके कि नहीं है क्या? तो ये आ गया आपका जनन ग्रंथि, गोनाड ग्लैंड। इससे क्वेश्चन यही याद रखिएगा कि ये किससे मिलकर बना होता है? एस्टेरॉइड का बना होता है। किसका बना होता है? एस्टेरॉइड का बना होता है। आपकी जितनी अंतःस्रावी ग्रंथि से क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट बता दिए आपको। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसमें क्या करेगा, कुछ कुछ लड़का, वो लड़का इंटर पास किया होगा, बात समझिए, इंटर पास किया होगा 10+2, और उसके बाद वो चला गया होगा नीट की तैयारी करने। यानी नीट समझते हैं, एम्स वगैरह के लिए, इस सब के लिए तैयारी करने गया होगा। खूब तैयारी किया होगा, कोनों में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें तो बायोलॉजी पूरा हुमच के पढ़ना है, इतना मोटा बायोलॉजी पढ़ना है इन लोग को। अब वो इसमें बैठेगा ना तो खखोरेगा कि आई कैसे आई कैसे। भाई वो डॉक्टर की बायोलॉजी है, ये रेलवे की बायोलॉजी है, इसको उतना नहीं जानना है। और आपको ये बात बखूबी पता होनी चाहिए कि किस एग्जाम के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप अपने साइंस के पोर्शन को आप अगर आईआईटी के फिजिक्स से मिलाइएगा, उसके केमिस्ट्री से मिलाइएगा, तो ना आप वहाँ के रह जाएंगे ना आप यहाँ के रह जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपका जो साइंस है वो इंजीनियरिंग मेडिकल के साइंस से बिल्कुल अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना जो बता रहे हैं हार्मोन वगैरह से, ये एनफ रहता है आप लोग के लिए। तो जनन ग्रंथि यानी गोनाड ग्लैंड मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है।
और मेल और फीमेल का तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले ही पढ़ा दिए हम आप लोग को, उसको उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक लड़का पूछ रहा है सर क्या नसबंदी के बाद फिर से बच्चे हो सकते हैं? आराम से हो सकते हैं। वो नस अगर दोबारा जुट गया तो, लेकिन अगर उस नस को काट के बाहर निकाल दिया, जुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तब बच्चे नहीं हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत? कभी कभी नस काट के हटा दिए फिर से आपस में जुड़ जाता है, कैसे हाथ कट जाता है तो फिर जुड़ जाता है। तो ये सब समझ में आ गया आप लोग को। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में कंप्लीट बता दिए आपको। अब हम लोग चलते हैं लोग एक और अंतःस्रावी जो ऊपर से छोड़े थे लोग। कौन सी ग्रंथि छोड़ दिए थे बताइए? तो ब्रेन की एक ग्रंथि छोड़ दिए थे, कहते उसको लास्ट में बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केमिस्ट्री कब ओपन होगा? अभी टाइम लगेगा बाबू। देखिए आपका रेलवे का एग्जाम दिसंबर में पॉसिबल कम लग रहा है, मतलब 50-50 चांस है। हमको तो लग रहा है नहीं लेगा, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने टेंडर वगैरह को डिसाइड नहीं किया है। पिट्यूटरी ग्लैंड, आगे देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो लड़कों का पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो रहा है ना 2-3 दिन तक एप्लीकेशन पे ऐसे इधर उधर कुछ कुछ करते रहो, अपने से सीख जाओगे। प्रीवियस वीडियोस में जाओ, ऊपर एक्सरसाइज दिखा होगा, वहीं पे मिलेगा। नया नया जो ज्वाइन कर रहा है सर, उन सबको दिक्कत होता है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसकी दो खासियत होती है। ये सबसे ससुरी छोटी होती है, छोटी ग्रंथि है। उसके बाद से क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहते हैं। समझ में गया? अब एक चीज ध्यान से आप समझिएगा इसको गहराई से। जो हमारा पिनियल ग्रंथि होता है ना, पिनियल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी से भी छोटा होता है, याद रखिएगा। पिनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से भी छोटा होता है। लेकिन पिनियल ग्लैंड जो होता है, पिनियल देखिए ध्यान से, ब्रेन में, ये ब्रेन है, इसमें दो ग्रंथि है। एक है आपका पिनियल, एक है आपका पिट्यूटरी। ज्यादा छोटा पिनियल होता है, बट पिनियल ग्लैंड एक बायोलॉजिकल ग्लैंड है। ये बचपन में ज्यादा काम करेगा, बुढ़ापा में कम काम करेगा, इसका साइज वाइज ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन पीयूष ग्रंथि कभी चेंज नहीं होती है। इसलिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी ग्लैंड, तो पिनियल दिमाग मत लगा दीजिएगा, सीधे मारिएगा कौन सा? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। ये मस्तिष्क यानी जो खोपड़ी होता है, भेजा, जैसे हम लोग का ये खोपड़ी है, देखो मैं, ये हम लोग का मान लीजिए खोपड़ी, ऐसे मुंह हो गया है, मुंह हो गया, यहाँ पे ये नाक हो गया यहाँ पर। तो इसके अंदर हमारा क्या रखा हुआ है? भेजा रखा हुआ है। ये हमारा खोपड़ी का भेजा है, ऐसी ना आता है। अब इसमें ना जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, ये ऊपर के हिस्से में नहीं पाई जाती है, नीचे के हिस्से में पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है ये कहाँ पाया जाएगा? तो इसके बेस में पाया जाता है। बेस मतलब नीचे आधार तल पर पाया जाता है। तो ये कहेगा कि कहाँ पाया जाता है ये ग्लैंड, तो क्या कहिएगा? आधार। आधार मतलब होता है बेस। और बेस कहाँ पाया जाता है? नीचे सरफेस पर, तल पर। तो आधार तल पर कहाँ पाया जाएगा? आधार तल पर पाया जाता है, छोटा सा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये पीयूष ग्रंथि पूरे बॉडी के कंट्रोल करती है। लेकिन एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो इसकी बातों को इग्नोर कर देती है, पीयूष ग्रंथि के बात को इग्नोर कर देती है। तो जो पीयूष ग्रंथि के बात को इग्नोर करने वाली ग्लैंड हम पढ़ा दिए हैं, आप बताइए फटाफट। पीयूष ग्रंथि के बातों को इग्नोर करने वाला, एक आदमी पूछ रहे हैं सर, हाँ पैराथायराइड सही है। हार्मोन और एंजाइम में अंतर क्या है? ये एक चैप्टर है जिसका नाम है न्यूट्रिशन, वहाँ हम आपको बता देंगे। आपका क्वेश्चन पूछना जायज़ है, लेकिन वहाँ हम आपको बताएंगे कि आपको फैट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, सुक्रेज क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, हार्मोन क्या है, एंजाइम क्या है, एस्टेरॉइड क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है। ये सब आपको न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ाएंगे तो फिर घौच पौच हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया आपका आधार तल, हो गया। तो ये डिजाइनिंग तो समझ में आ गया। आधार का मतलब क्या होता है? निचले हिस्से में पाया जाता है, खोपड़िया के ऊपर नहीं पाया जाता है। अब ये जो होता है, इसके कंट्रोल से एक हार्मोन कौन सी बाहर रहती है? पैराथायराइड।
पाराओटू, पाराथायराइड, पाराथायराइड, पाराओटू बोलते हैं, ये इसके कंट्रोल में नहीं रहती है। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? इससे बेसिकली 3 हार्मोन आप याद रखिएगा जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और वो पूछता है, जिसमें आपका एक हार्मोन आता है जिसे कहते हैं हम लोग सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन शॉर्टकट लिख दिए, पीडीएफ में तो पूरा नाम लिखा ही हुआ है, देखिए सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इस चीज को ध्यान से समझिए। आप लोग उतना ज्यादा जल्दी कमेंट करिएगा तो पढ़ता क्या चीज है, लोग बकलोलवा खाली कमेंटे करते रहता है ऐसा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। एक आदमी कह रहे हैं कि सर मेरे मटेरियल में लिख दिया है कि थायराइड ग्रंथि कंट्रोल के बाहर होती है, वो मिसप्रिंट हो गया है। आप पीडीएफ में एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि थायराइड कंट्रोल में रहती है लेकिन पाराथायराइड कंट्रोल से बाहर रहती है, हल्का सा गलत हो गया है। बहुत अच्छा भाई, आप अच्छे से बता दिए इस चीज को, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे देखिए जो चीज यहाँ बता रहे हैं ना वो सही रहता है, क्योंकि यहाँ हम बोल रहे हैं और पीडीएफ तो हम टाइप नहीं करते, वो तो टाइप राइटर कर देता है, तो वहाँ थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक है, आप उसे सुधार लीजिएगा कि थायराइड कंट्रोल के बाहर नहीं रहती है, थायराइड कंट्रोल में रहती है बट पाराथायराइड कंट्रोल के बाहर हो जाती है। वेरी गुड बाबू, हो गया। ये कौन बोल रहा है कि नोट्स ओपन नहीं हो रहा है? उसको कहिए कि बाबू जिसका नोट्स ओपन नहीं हो रहा है ना, अपने से कुचुर कुचुर करते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या है कि बहुत से लड़कों ने कहा कि सर हम बहुत छूट गए हैं, एडमिशन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। तो हम कहे कि भाई दिवाली के दिन में काहे किसी का दिल तोड़ा जाए, तो दीपावली के अवसर पर हमने अलाउ कर दिया। तो नया नया आया है सब ना, तो खदखदा रहा है सब कि कहाँ हो गया, वो सोच रहा है से एक के दिन में सब हो जाएगा। भाई धीरे धीरे समझ में आएगा ना। लड़का सब इतना खचरा होता है सब, सरकार ने है जो गंदे वेबसाइट होते हैं ये सब चीज़ों को बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी ससुरा उसको खोज के लेके चला आता है सब। जिसको पीडीएफ नहीं खोज पाता है सब, बताओ। अभी इसको कहो कि सनी लियोन का कोनो वीडियो खोज के ले, उसला प्राइवेट वीडियो खोज के ले आ देगा सब। लेकिन कह दो कि सर खान सर आपके एप्लीकेशन में नोट्स कहाँ है, ये नहीं खोज पाता है सब। समझ में आया? देखो बाबू सफलता की कहानियां बहुत सुनने को मिलेगी, लेकिन सफलता केवल एक चीज मांगता है आपसे, समय। आप अपने जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइमिंग, दिन का सबसे ज्यादा समय किसे देते हैं, वही एरिया में आप सफल होंगे। अगर आप दिन भर में गेम खेलते हैं तो आप सफल नहीं होने वाले हैं। आप 24 घंटा में यदि 10 घंटा सोते हैं, सोने में आप सफल हो जाएंगे कुंभकर्ण के रूप में। चलिए देखिए ध्यान से, लड़का सब हंस रहा है सब, भाई उल्टा सीधा तुम लोग मुंह से निकलवाता है लो। भाई पीडीएफ को ना हम जन्नत में ले जाके थोड़े रखे हैं, उसी में ना रखे हैं, थोड़ा इधर उधर करते रहो, देख लो मिल जाएगा। नैका लड़कन सबको थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है? सोमेटिक सेल होता है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? तो सोमेटिक सेल से बना हुआ है, सोमेटिक सेल से बना हुआ है। सोमेटिक सेल क्या होता है बाबू? यहां ध्यान दीजिए, ये एक नया टॉपिक है, इसको दिमाग से उतार दीजिए। ये हमारा सेल देखिए, ये है हमारा शरीर, ये 99%, 99.9% ये किससे बना हुआ है? सोमेटिक सेल से। किससे बना हुआ है? सोमेटिक सेल से। इसे हम कहते हैं कायिक कोशिका। कौन सी कोशिका? कायिक कोशिका। लेकिन जो मेल के अंदर स्पर्म है, मेल के अंदर स्पर्म एक बाल्टी थोड़े रहता है, 7 ml स्पर्म रहता है। फीमेल के अंदर जो ओवम है, तो जो स्पर्म एंड ओवम है, यानी मेल की बात करेंगे तो स्पर्म, फीमेल की बात करेंगे तो ओवम हो जाएगा। तो ये लगभग 1%, तो मान के चलिए 1%, इसको 99% मान लेते हैं, इसको 1% मान लेते हैं। ये बना होता है हमारा किससे? ये जनन कोशिका से बना होता है, गोनाड सेल से। किसे? गोनाड सेल। गोनाड सेल यानी जनन कोशिका से बना होता है। तो हम आपसे कह देते हैं कि हमारा शरीर किससे बना है? तो हमारा पूरा शरीर किससे बना है? तो हमारा पूरा शरीर कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल से बना है। लेकिन मेल के अंदर का स्पर्म और फीमेल के अंदर का ओवम वो इस सोमेटिक सेल का नहीं बना है, वो एक स्पेशल टाइप का सेल है जो एक नए शरीर के निर्माण की क्षमता रखता है। जैसे ध्यान दीजिए, मेरी उंगली कट जाएगी, मेरी उंगली कट जाएगी, तो उंगली में कौन सी सेल है? सोमेटिक सेल है।
ये उंगली क्या एक नए शरीर का निर्माण कर सकती है? नहीं। लेकिन अगर वही स्पर्म रहेगा और इसे ओवम से जाके मिला दीजिएगा तो एक नए शरीर का निर्माण कर सकता है। तो इसके अंदर केवल वृद्धि की क्षमता होती है, नए टाइप की निर्माण की क्षमता इसमें नहीं होती है। वही स्पर्म और ओवम की बात करें तो स्पर्म ओवम खुद बड़े नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये आपस में मिल गए तो एक नए शरीर का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? सोमेटिक सेल से बना है। यानी हम अपने अगर कोई मेल है तो अपने शरीर का केवल स्पर्म हटा दे तो उसका पूरा शरीर किससे बना हुआ है? सोमेटिक सेल से बना हुआ है। अगर कोई महिला है तो वो केवल ओवम हटा देगी तो उसका पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? तो वो सोमेटिक सेल से बना है। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका बाबू? तो वो कोशिका का नाम है आपका सोमेटिक कोशिका, कायिक कोशिका। तो उस कोशिका में ज्यादा अगर वृद्धि हो जाएगी तो हम ज्यादा लंबा हो जाएंगे। और उसी सोमेटिक सेल में जो हमारा शरीर बना रहा था सोमेटिक सेल, अगर यही सोमेटिक सेल कम हो जाएगा तो हम लोग ठेमरा जाएंगे। लोग बोलते हैं कि लड़का एकदम बंठा हो गया, ठेमरिया गया है, एकदम छोटा हो गया, बौना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सोमेटिक सेल है। तो किसी सोमेटिक सेल अगर ज्यादा तो आप हो जाएंगे लंबा, और सोमेटिक सेल कम तो आप हो जाएंगे नाटे। तो ये सोमेटिक सेल ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, इसको कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए कि नहीं? जैसे गैस सिलेंडर में रेगुलेटर होता है, ज्यादा खोलेंगे तो भग भगा के जलेगा, और तनी सा छोड़ देंगे तो डिमिर डिमिर जलेगा, रेहो रेहो। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो वही इसको कंट्रोल करता है, सोमेटिक सेल को कंट्रोल करता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन करता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। समझ में आ गया? STH ये कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। तो हमारे ब्रेन का पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में क्या छोड़ता है? STH, और वो पूरे ब्लड से मिल जाता है और हमारे शरीर को क्या कर देता है? लंबा कर देता है। लेकिन जिसके शरीर में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कम रहेगा, क्या रहेगा? कम रहेगा, उसका शरीर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आपसे हम कह देते हैं कि शरीर में वृद्धि यानी हाइट को, वृद्धि को नियंत्रित करता है कौन? तो सोमेटिक ट्रोपिक हार्मोन STH। अगर हमारे शरीर में STH ज्यादा तो हम बहुत लंबा, और STH अगर कम तो हम बहुत नाटे। अब आप बताइए, हमारे में ना ज्यादा है ना कम है, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच है। हम 6 फीट के हो जाते तो लंबा कहलाते, और केवल 5 फीट के रह जाते तो कहते खान सन नाटुर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम किस में आ जाते हैं? लंबा में। नहीं दिख रहा है आपको? तो ये से ऊपर बोर्ड है, बोर्ड खत्म हो जाएगा यहाँ पे। हाइट मेरा ठीक ठाक है, समझ आ गया? लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जितने भी लंबाई बढ़ाने वाली दवाइयां होती हैं वो आपकी लंबाई नहीं बढ़ाती है, वो आपके ब्रेन पर असर करती हैं, और STH हार्मोन ज्यादा से ज्यादा निकालने में वो मदद करती हैं, ताकि आपका शरीर क्या हो सके? बढ़ सके। अब अगर आप गहराई से देखिएगा, जिस पर हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे फूड चेन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हम जो खाना खा रहे हैं इसमें हम खेत में जो यूरिया पोटास डाल रहे हैं, इसके दो असर पड़ रहे हैं। वो यूरिया पोटास जितने भी चीज डाल रहे हैं हम, सुपर फास्फेट, ये जड़ सोख ले रहा है और धीरे धीरे उसकी कुछ कुछ मात्रा हमारी अनाज में आ जा रहा है, और हम अनाज खा रहे हैं तो इनडायरेक्टली थोड़ी थोड़ी खाद की मात्रा हमारे शरीर में जा रहा है, और वही स्टोर होकर पथरी हो रहा है। अब ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जिसमें पथरी का कोई मरीज न मिलेगा, हर गांव में आपको पथरी के मरीज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने फूड चेन में ये सब का डाल रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं इस फूड चेन का असर लड़कियों पर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो नेक्स्ट जनरेशन जो अभी की पीढ़ी की लड़कियां हो रही हैं उनकी हाइट घटते जा रही है, जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब ये एक फूड चेन का डिस्टर्बेंस है, हाइट घट रहा है और चश्मा लगने की समस्या आप नॉर्मल हो गई है। आप बिलीव कीजिए कि मेरे ऊपर 8 ट्यूब लाइट है सर, 8 लाइट है सर। यहाँ पे ऊपर देखेंगे ना तो आंख चमक जाएगा, नीचे में लाइट लगा हुआ रहता है, नीचे में इतनी तेज रोशनी वाला होता है, फिर भी हमें चश्मा नहीं लगाना होता, इतना तेज ये रोशनी इधर से करता है। चारों ओर मेरे लाइट है, नीचे का लाइट देखिएगा ना तो आप नहीं देख पाइएगा इस लाइट के ऊपर। रुकिए दिखाते हैं आपको, दिख रहा है? इतना भयानक हमारे चेहरा पे मारता है। फिर भी हम क्या है? हम तो भाई पुराने जमाना का आदमी है, आजे के बने हैं हम, बहुत पुराना। ओकरे पे देख लिया, अखिए चौंधी आ गया। तो हम लोग का रोशनी आज भी है। इतना उम्र हो गया,
अब हम लोग बुढ़ापा के कगार पे, कितना साल और चलेगा आदमी, 7-8 साल और जिएगा, कितना बुढ़ा गया आदमी अब। तो इस उम्र में भी आंख नाक कान सब बढ़िया है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को देख रहे हैं बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। हम तो दिक्कत में ये हैं कि ससुरा, अगर मान लीजिए कि लड़की की हाइट क्या हो गई, घट गई, लड़की की हाइट घट गई, छोटिया घट गई, लेकिन ससुरा छोटुआ का हाइट वा लंबा रहेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारी हाइट 5 फीट 7 इंच है, हमारा मेहरारू मिल जाएगी 4 फीट की पत्नी, तो इतनी चुकी रहेगी। अब वो खाना खाई कि नहीं खाई बड़ी दिक्कत हो जाएगा, पूछना पड़ेगा मैडम खाना खा ली है, तो कहेगी हाँ खा ली है। अरे सचरी कहीं कि इतनी चुकी हो जाएगी तो करा गोदी में लेके ना घूमेंगे, कोई कहेगा कौन है, तो खान सर उनकी मेहरारू है गोदी में घूम रही। हाइट घटते जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, पढ़ाई की इस समस्या पे ध्यान दें, हम बोलेंगे तो सब कहेगा मास्टर साहब पगला गए लोग। चलिए ध्यान देते हैं। तो पहला हार्मोन कौन सा निकला था इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड से पहला हार्मोन STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसी को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिएगा ना तो थोड़ा एक अलग हार्मोन बन जाता है जिसे कहते हैं TSH। देखिए इसी को थोड़ा बड़ा करें, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहेंगे, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। एक कर है कि सर मेरा स्टोन हर साल हो जाता है, तो इलाज करा ले बबुआ। हर साल स्टोन हो जाता है तो प्रॉब्लम है, दर्द करता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है स्टोन, पढ़ा दिए थे आप लोग को, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है स्टोन। देखिए STH क्या होता है, STH हार्मोन ये क्या करता है, ये थायराइड को मदद करता है, थायराइड। अब मेरी ओर ध्यान से समझिए, हमारे शरीर में, हमारी शरीर को अगर बीपी बढ़ाना है तो वो एड्रीनलिन बढ़ाता है किडनी का, लेकिन अगर बीपी बढ़ाना है, घटाना है तो थायरॉक्सिन घटा देता है। लेकिन ये थायरॉक्सिन को बनाने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत है। अभी टॉपिक पे ये थायरॉक्सिन पर, थायरॉक्सिन बनने के लिए किसकी ज़रूरत है, आयोडीन की ज़रूरत है। अब ये आयोडीन नहीं रहेगा ना तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, अब पूरे शरीर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। तो जितने शरीर के चीज़ हैं सब, ये सब किसको मैसेज भेज देते हैं, सब ब्रेन को। और ब्रेन को कहते हैं सर कि ये छोटा जो थायराइड है, ये थायराइड थायरॉक्सिन नहीं बना रहा है, इसको आप आदेश दीजिए कि ये थायरॉक्सिन बनाए। तो इसलिए ब्रेन एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, टी से थायरॉक्सिन, स्टिमुलेटिंग माने बना के फेंको, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन यहाँ आता है और थायराइड को कहता है जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, ओके कोच कोच के हत्ते बढ़ कर देता है। तो जिसको कहते हैं घेंघा हो गया है, ग्वाइटर। तो ग्वाइटर कब होगा, जब आपके शरीर में अगर रह गया आयोडीन की मात्रा कम, और जहाँ आयोडीन की मात्रा कम हुआ उतर आएगा कौन, TSH आ जाएगा। और बनाते रहिए, आपको आयोडीन की मात्रा कम है, ये थायरॉक्सिन बनाएगा ही नहीं और उधर से छोड़ते रहेगा TSH, तो आपका गला एकदम घेंगा इतना मोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। TSH थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, थायराइड को कंट्रोल करता है और इसी के वजह से घेंघा हो जाता है। समझ में आ गया, ग्वाइटर नामक रोग होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि, हिंदी में कहते हैं आउटू ग्रंथि, प्रभावित होती है। याद हो गया। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी का कहना है कि सर ओवम ब्लड से टच नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग क्यों आती है। वो ब्लड नहीं रहता है, वो मरे हुए सेल रहते हैं सब। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल का जो पीरियड्स होते हैं वो ब्लड थोड़ी है, वो मरे हुए सेल हैं सब, मर गए हैं सब, उससे सेल कोशिका क्या हो गए हैं सब, सेल हो गए हैं सब। वरना ब्लड नस फाड़ के बाहर कहाँ से चला आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। ब्लड नहीं रहता है बाबू, हर लाल चीज ब्लड थोड़े हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ब्लीडिंग नहीं रहती है, वो क्या रहता है भाई, वो होता है आपका मरे हुए सेल रहते हैं सब, तो मरे हुए कोशिका रहते हैं सब सोमेटिक सेल में। आगे देखिए बाबू, तीसरा जो हार्मोन होता है लेक्टोजेनिक हार्मोन। तीसरा इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, लेक्टोजेनिक हार्मोन। लेक्टोजेनिक LTH, लेक्टोजेनिक हार्मोन, LT से हो जाता है लेक्टोजेनिक हार्मोन। लेक्टोजेनिक हार्मोन ये दूध की मात्रा को निर्धारित करता है, मिल्क को, ध्यान से समझिएगा, मिल्क को निर्धारित करता है। मिल्क जो होता है वो बनता कहाँ है, तो फीमेल के, मादा के स्तन में बनता है। स्तन ग्रंथि में क्या बनता है, मिल्क बनता है। लेकिन उस दूध के अंदर
कैल्शियम की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, फास्फोरस कितना रहना चाहिए, आयरन कितना रहना चाहिए, या मिल्क कितना बनना चाहिए, ज़्यादा बनना चाहिए या कम बनना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है कौन सा LTH हार्मोन जो ब्रेन में बनता है। तो कुछ लोग आंसर इतना भयानक गलती देते हैं, कहता है कि दूध का निर्माण कहाँ होता है, तो लिख देता है स्तन ग्रंथि। भाई साहब, इसको नियंत्रित करता है वो, ध्यान से देखिए, दूध का निर्माण तो स्तन ग्रंथि में, लेकिन दूध के निर्माण को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड किस हार्मोन से कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है लैक्टोजेनिक हार्मोन से। इसीलिए हमेशा जो भी महिलाएं होती हैं, आप लोग के संपर्क में अगर कोई हो तो ध्यान दीजिएगा, आगे जाके आप भी बाप बनेंगे। बहुत कम चांस है कि आपको उतना पढ़ल लिखल महिला मिले, क्योंकि आज भी शिक्षा बहुत, महिलाओं को उतनी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो पढ़ी लिखी मिल गई तो जिंदगी स्वर्ग हो जाएगा, नहीं तो नरक तो यहीं देखेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, एकदम सीधा, ताकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिला रहे। रीढ़ की हड्डी सीधा रहेगा ना, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन क्या रहेगा, मिला हुआ रहेगा। तो पीयूष ग्रंथि अच्छा से काम करेगा, उस माँ के शरीर में जो दूध बन रहा है उसमें एकदम कंट्रोल करेगा, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, ये सब जाएगा। और सोडियम बच्चे के दिमाग के लिए जरूरी है। तो शुरुआत के 6 महीना बच्चा केवल दूध पीता है, क्या करता है, केवल दूध पीता है। तो अब उसी के समय में उसको तो केवल दूध चला गया, ब्रेन अब इसीलिए कभी भी जो महिला होती है जब वो बच्चे को दूध पिलाए तो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा होनी चाहिए, जिस तरह योगा में कैसे बैठते हैं उस तरह। और महिला को दूध पिलाते समय कमरे में अकेले रहना चाहिए, कंसंट्रेट, जिस तरह से पूजा करते हैं ना, पूरा ध्यान लगा के उस तरह से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, वो बच्चा स्वस्थ होगा। वरना अगर माँ जो है बतियाइयो रही है, ने सब्जी काट रही है, ने लड़का पी रहा है, पी रहे बाबू पी रहे, तो वही भोदा हो जाता है सब। तो माँ के दूध का मतलब फुली कंसंट्रेट होना चाहिए और बात उत नहीं करना चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए यहाँ पर, तब उस बच्चे के शरीर में पूरा प्रोटीन जाता है। आप अगर इसको विश्वास नहीं कीजिएगा ना तो देखिएगा, गाय जो होती है उसका डायरेक्ट दूध दूहने लगेंगे ना तो दूध को छुपा लेती है और दूध उस अच्छा भी नहीं होता। इसलिए क्या करते हैं लोग, पहले उसके बछड़वा को पिला देते हैं। जब बछड़ा को पिलाते हैं ना तो फुल ब्रेन से वो रेडी हो जाती है, नहीं मेरा ही बछवा पी रहा है, तो हर एक प्रोटीन वगैरह हर चीज की मात्रा को वो क्या कर देती है, मतलब दे देती है। तो इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि माँ का दूध तभी अच्छा है जो फुली कंसंट्रेट होकर करे, उसको उस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहिए। जिस तरह से पूजा घर अलग होता है ना, वैसे ही बच्चे को दूध पिलाना है तो 10 मिनट अलग रख के पिला दीजिए, उसमें बच्चा भी स्वस्थ रहता है। लेकिन अशिक्षितता इतना ज्यादा है कि बचवा को, जो माँ ऐसा करती है बच्चा बीमार भी नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं करता है। अब माँ प्याज काट रही है, अपने आदमी से बतिया रहे, हाँ बबुआ दूध पी तो का हलवा, सऊदिया है, ड्यूटी चल रहा है, अरे सजुरा तोर ब्रेन हुआ लगल है, दूध यहाँ बन रहा है, बचवा कौन सी पिएगा, उसका खाली पेट बढ़ेगा, दिमाग नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका TSH। लेकिन गाय भैंस में लोग इतना ध्यान थोड़ी देता है, तो गाय भैंस को एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिसके कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, अगर आप ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन किसी गाय को लगा देते हैं उसके थन में, तो वो गाय दूध को बचा नहीं सकती है, पूरे दूध को उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखते होंगे ना, खास करके हम तो पटना ऑफलाइन पढ़ाते हैं, अत्याचार देखते हैं गायों पे ना, तो पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि साले ये कसाई से ज़्यादा खराब ये है। दिन भर छोड़ देंगे सड़क पर, अब वो प्लास्टिक खा के मरे, कोई उसको मारे, एक्सीडेंट हो जाए, टेम्पू में लड़े, जीप में लड़े, कुछ भी लड़े, कोई मतलब नहीं, उसे छोड़ दिया वहां पे। और बेचारी गाय इतनी सीधी होती है कि दिन भर इधर उधर खाती है और शाम को अपने मालिक के पास चले आती है। वो मालिक, अरे मालिक है उसके, इंजेक्शन निकालेंगे ऑक्सीटोसिन का और लगा देंगे उसको थन में, और इतना मोटा इंजेक्शन होता है, थन में लगा देंगे वहां पे और छोड़ देंगे बस 1 मिनट। जहां 1 मिनट छोड़े पूरा दूध उसका आ जाएगा, ब्रेन से कंट्रोल खत्म हो जाएगा, सारा दूध निकाल लेगा और उसके बाद बच्चा को पीने को दे देगा। भाई बच्चा के लिए बचा क्या है, एकदम हरकट हो जाता है। और ऐसी गाय क्या होती है, बीमार पड़ जाती हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगा देंगे तो गाय 2 से 3 साल ही जिंदा रहती है, अदर उसके बाद वो मरने लगती है। तो वो वाले लोग जाके कसाई खाने में बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ हम रखेंगे तो हमें घाटा लगेगा। चंद पैसों के लिए वो कसाई खाने में बेच देते हैं, तब उनका वो प्रेम कहाँ चला गया कि गाय हमारी माता है। चंद पैसों के लिए वो कसाई को बेचते हैं और चंद पैसों के लिए वो कसाई उसे
काट देता है, तब तक गुनाह नहीं है जब तक बेचा जा रहा है, लेकिन गुनाह तब चालू हो जाता है जैसे काट दिया है। तो यहाँ पर भी गलती है, हमें कसाई को बेचने तक से पहले ही रोकनी चाहिए गाय को, क्योंकि अब मजबूरी भी है ना कि गाय पालता कौन है, बात समझो बाबू, गाय पालेगा कौन? गरीब आदमी, ज्यादातर लोग, अब अमीर आदमी शौकिया पालते हैं वहां पे। अब उस बेचारे को अपनी बूढ़ी माँ को इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, वो गाय को कहाँ से रख पाएगा यहाँ पे? तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो सरकार ने इस चीज को देखते हुए ऑक्सीटोसिन पर क्या किया हुआ है, रोक लगाया हुआ है। लेकिन हम आपको कहते हैं कि आप अपने शहर में होंगे, दिल्ली वगैरह का तो हम गौशाला देखे नहीं है, लेकिन पटना के किसी सड़क पे चले जाइएगा, पटना में दूध कैसे दिया जाता है ना, गाय को साथ लाता है सर, 1 लीटर चाहिए वहीं खड़ा करेगा सो और दूध के दे देता है सर, ऑक्सीटोसिन से निकाल के। सरेआम देखिए, किसी राज्य की राजधानी में सरेआम जिस प्रतिबंधित दवा को लगाया गया है, यूज होता है, ये हो गया हमारे। तो इस ऑक्सीटोसिन का अगर आप अपनी गाय को पाल रहे हैं तो प्लीज ऐसा यूज मत कीजिएगा, वरना उस गाय की सेवा करने से जितना पुण्य नहीं मिलेगा उतना आपको पाप मिल जाता है। तो ये ब्रेन से निकलने वाले 3 हार्मोन आप समझ में आ गए आप लोग को। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के वृद्धि और विकास को रोकता है। ये किसके द्वारा? तो सोमेटिक सेल द्वारा। सोमेटिक सेल को कैसे कंट्रोल करेगा? तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच द्वारा। थायरॉक्सिन को, टी से क्या हो गया? थायराइड, तो थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा थायराइड को, इसके लिए जरूरी है आयोडीन। और दूध को एलटीएच लैक्टोजेनिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, एकदम गलत बात है। ऑक्सीटोसिन एकदम समझिए उसके लिए जहर दे रहे हैं आप। आगे बढ़ जाए। अजीत कुमार जी, आपको आज याद आ रहा है मेंसुरेशन साइकिल? जब पढ़ा रहे थे तब नहीं समझ में आ रहा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया तब पूछता है। प्रीवियस क्लास है, रिकॉर्ड करके देख लो, पीछे जाके प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा। जब पढ़ा रहे थे तो सुतल था सब। जितना जरूरी चीज होती है सब हम आपको बता दिए, चाहे वो किसी टॉपिक में। अब आप ज्यादा खखोर के होशियार बनिएगा ना तो रह जाइएगा ही जा। चलिए बाबू, अब हम आपको टोटली ग्लैंड के बारे में बता दिए। गोनाड ग्लैंड किसे कहते हैं? जनन ग्रंथियों को कहते हैं। तो आपका अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कंप्लीट हो गया। ब्रेन में 3 अंतःस्रावी थे, सब तीनों का नाम बताएंगे। पहला था आपका दादा हाइपोथैलेमस, दूसरा बाप या मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा क्या था आपका ब्रेन में? तीसरा था पीनियल ग्रंथि। कौन था? पीनियल ग्रंथि। यहाँ देखिए, ये क्या है? यहाँ 2 ग्रंथि मिलेगी। कौन कौन? थायराइड और पाराथायराइड। यहाँ पर थाइमस ग्रंथि मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा भाई? एड्रिनल ग्रंथि मिलेगी। ओवम है, अगर महिला है तो पेट में उसके क्या मिल जाएगा? ओवरी मिल जाएगा। और मेल है तो टेस्टिस मिल जाएगा। ये सारी ग्रंथि कैसी थी? अंतःस्रावी ग्रंथि थी। कैसी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बाबू? अंतःस्रावी ग्रंथि में आते हैं। आगे बढ़ जाए। लीवर किस में आएगा? बहिर्स्रावी में, क्योंकि वो पाचन का काम कर रहा था। लीवर किसका काम करता है? पाचन का। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे बहिर्स्रावी की, बहिर्स्रावी को कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, तो इसमें 2 चीजें आती हैं कि एक्सोक्राइन में साइज में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो एक्सोक्राइन में बड़ा और छोटा, तो बड़ा में तो हो जाता है लीवर, बड़ा में क्या हो जाता है? लीवर हो गया, लीवर हो जाता है। और छोटा में आपका क्या हो जाता है भाई? बड़ा में आपका क्या हो जाता है? लीवर। और छोटा में क्या होता है? श्वेत ग्रंथि, पसीना वाला श्वेत ग्रंथि। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इंडोक्राइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड में बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा? देखिए, इंडोक्राइन में सबसे बड़ा बताइए और सबसे छोटा बताइए। आंसर दीजिए आप, बड़ा छोटा दोनों साथ में आंसर दीजिए। आंसर फटाफट। हो गया? बाबू देखो, थायराइड सबसे बड़ा होता है, ठीक है? याद कुछ लोग फिगर देख के कह रहा है कि सर ये बड़ा होगा। भाई देखो, एड्रिनल इतने छोटा है, यही 2 एड्रिनल है, बीच वाला तो पेंक्रियाज बना दिए। ये सबसे बड़ा होता है आपका थायराइड। इंडोक्राइन में सबसे बड़ा कौन होता है? थायराइड।
और सबसे छोटा इसमें थायराइड, और छोटा में पीयूष। लेकिन पीयूष ग्रंथि से भी छोटी ग्रंथि होती है पिनियल, लेकिन एग्जाम में नहीं आता है पिनियल, क्योंकि वो ससुरा बायोलॉजिकल ग्लैंड है, बड़ा छोट रहेगा तो बड़ा रहता है, धीरे धीरे घटने लगता है, कि कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन हम आपको कंप्लीट बता दिए कि इंडोक्राइन क्या होता है और एक्सोक्राइन क्या होता है। अब बच गया आपका मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। यानी मिक्स्ड ग्लैंड उसे कहेंगे जिसमें एंडोक्राइन की भी सुविधा मिले और एक्सोक्राइन से, मतलब उस ससुरा एंजाइम भी निकाले और हार्मोन भी निकाले, मतलब पाचन के लिए एंजाइम भी निकाल दे और बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन भी निकाल दे। तो ऐसी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड, जो दोनों का काम करती है। ऐसे आपके दिमाग में कोई ऐसे दिमाग में चल रहा है कि नहीं, ऐसी कोई ग्रंथि देखे हैं कि नहीं? तो भाई ये पाचन में मदद करेगी, तो इसका जेन्युइन मतलब है कि हम पाचन में पढ़ा दिए हैं। तो देखिए ध्यान से, पेंक्रियाज याद रखिए। पेंक्रियाज जो था वो पूर्ण पाचक एंजाइम निकालता था, लेट हार्मोन एंजाइम निकालता, लेट निकाला था, शॉर्टकट में बताया था ना जी, लाइसोजाइम ये हो गया लाइसोजाइम, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों हार्मोन एंजाइम निकाला था। तो पेंक्रियाज पाचन में भी मदद करता है, साथ ही साथ वो इंसुलिन नाम का हार्मोन भी निकाल देता है। तो पेंक्रियाज एक ऐसा चीज है कि पाचन के लिए भी निकालता है और इंसुलिन नामक हार्मोन भी निकाल देता है। तो जब दोनों काम कर देता है तो इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि? मिक्स्ड ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? अब इसको मिक्स्ड ग्लैंड को हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। आज के लिए इतना ही, आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि ग्लैंड चैप्टर छोटा छोटा, इसको अच्छा से पढ़ते चलिएगा। आगे का क्लास कल देखेंगे।